मेरी पैदाइश देहात में हुई और जिस घर में मैं पैदा हुई वहाँ माहौल में गुर्बत के फल हमेशा पके हुए देखे। ज़रई ज़मीन जो विरासत में वालिद साहब को मिली वो 4 एकड़ थी। हम 7 बहन भाई थे, जिसमें मुझे मिलाकर कुल 3 बहनें और 4 भाई थे। गुर्बत ने जहन को भी मफलूज किया और शऊर के शहर से बहुत दूर सब बसते थे। माँ के बारे में ये कहूँगी कि एक अल्लाह लोग थी तो बेजा ना होगा। महरूमियों का बोझ हमेशा जिस्मानी मारपीट की सूरत में झेला, लेकिन ना कभी वालिद से लड़ी और ना घर छोड़ने की धमकी दी। हालांकि मीका चंद घर छोड़कर था। कभी मामू उस दुख को महसूस करते और वालिद साहब पर गुस्सा होते तो वो एक ही बात बोलते कि सामने बैठी है, पूछो अगर मैं जालिम हूँ। छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती हैं। वालदा सर झुकाकर अपना वजन वालिद के पलड़े डालकर उनको सुरखरू कर देती, जिसका फल अगली पिटाई में चंद दिन के वक्फे की सूरत में मिलता। जैसा कि मैंने बताया कि शऊर की कमी थी, इसलिए रिश्ते का एहतराम क्या होता है कुछ पता ना था। हम लड़कियां माँ का दुख समझने के जब काबिल हुईं तो उस वक्त सुनहरा दौर उनका चांदी के बालों में तब्दील हो चुका था। लेकिन कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका रब होता है। एक रोज अब्बा घर पर हुक्के के कश लगा रहा था कि बड़ा भाई जो अब काश्तकारी देखता था बड़े गुस्से से अंदर आया। खिलाफे तवक्का घर देखकर अब्बा ने पूछा कि इस टाइम कैसे आना हुआ। माँ सहम गई और कहने लगी कि खाना लेट हो गया है, आज टांग में शदीद दर्द था। सोचा था कि स्कूल से छोटा आ जाए तो उसके हाथ भिजवा दूंगी। भाई ने वहां से ही जूती का निशाना लगाया जो माँ की पसली में जा लगा। माँ दर्द से करा उठी। इस लम्हे अब्बा जी चिल्लाए, ओए हरामी, तेरी ये मजाल। अंदर से दरामती खींची वो तो हम बहनें चीखी चिल्लाईं। माँ अपना दर्द भूल कर बीच में आ गई तो मामला रफा दफा हुआ। आस पड़ोस के घर से भी आंखें झांकने लगीं। औरत की आवाज़ का चीखना तो मामूल था, लेकिन मर्दों का शोर पहली दफ़ा बरपा हुआ तो तजस्सुस चेहरे और आंखें सवाल करती नजर आईं। भाई गलती क्या मानता, बस यही कहता रहा कि अब्बा तुझसे सीखा है कि गुस्सा किसी बात का भी हो निकालना इसी औरत पर है। अब्बा के चेहरे पर पहली दफ़ा करबो अलम देखा। आंखें भीगीं और फिर बड़ी गहरी खामोशी अख्तियार कर ली। जैसे तैसे भी, लेकिन 8 तक स्कूल में मैंने पढ़ लिया था। एक खाला शहर ब्याई गई थी, शक्ल की चांद और सीरत की देवी थी, मुझसे ख़ास मोहब्बत रखती थी। मुझे शहर साथ ले गई। शहर में 2 साल रही। खाला के बच्चे स्कूल जाते और मैं सिलाई कढ़ाई सीखती। एक दिन खाला ने कहा कि मेरी बच्ची तू पढ़ ले, दिमाग तेरा तेज़ है। गांव के करीब ही मैट्रिक तक स्कूल हो गया है, उसके बाद मेरे पास आ जाना, मेरी बेटी के साथ कॉलेज चली जाना। इतनी समझ मुझ में आ गई थी कि पढ़ने लिखने में मुमकिन है कि रिश्ता अच्छा मुयस्सर आ जाए, लेकिन मैं अपनी माँ जैसी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती थी। बस इस नसीहत को दिल में बिठा लिया। वापस आकर तालीमी सिलसिले को जोड़ा। मैट्रिक करने के बाद अब्बा जी और भाइयों की तरफ से वाज़ेह जवाब मिल गया कि क्या करना पढ़ लिख कर, और ना इतने पैसे हैं तालीम का खर्च उठाएं। खाला को चिट्ठी लिख छोड़ी। वो आई और ये कहकर साथ ले गई कि इसे मैं पढ़ाऊंगी। शहर में रहकर तालीम भी बीए तक हासिल की। ज़हनी कशादगी में इजाफा हुआ और सबसे बढ़कर ख्वाब देखने वाली आंखें पाली। घर वापस आई तो छोटे भाइयों की तालीम पर तवज्जो दी, जिसकी वजह से उन्होंने मैट्रिक तक तालीम हासिल की। मैंने भी एक स्कूल में बतौर टीचर नौकरी कर ली। पैसे भी मिल जाते और दिमाग भी रोशन रहता। ना जाने कब मैं उस घर की बड़ी बन गई। एक एक पैसा जोड़ती, दोनों छोटी बहनों के ब्याह में ये पैसे काम आएंगे। अब्बा जी खामोश रहते थे। उनकी आंखों में शक के जज्बात आंसुओं की सूरत में नजर आते। मैं तो खुद को फरामोश कर बैठी, लेकिन माँ और अब्बा जी ने एक दिन खामोशी से बताया कि कल तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। उम्र का सफ़र तेरा बीत रहा है, बस तू अपना घर बसा ले तो ये लड़के रह जाएंगे, उनका भी कुछ हो जाएगा, लेकिन तेरा ब्याह एक कर्ज भी है और फ़र्ज भी। गांव की लड़की उस वक्त बीए पास हो तो देखने वाले उसे ऐसे देखते हैं कि जैसे कोई अजूबा हो। शक्ल मेरी ठीक थी, शहर में रहे सालों ने संवरना भी सिखा दिया था। इस वजह से देखा और पसंद कर लिया।
एक नंद ने हल्के से कहा कि उम्र की बड़ी है, तो दूसरी फौरन बोली कि भाई कौन सा फीडर पीता है, 40 से कुछ ऊपर ही होगा। मामला तय हुए। आने वाली गंदम की कटाई पर शादी तय हुई। मैं इस हद तक खुश थी कि जफ़र पुलिस में है तो पढ़ा लिखा है। मेरी आंखों के ख्वाब जो कहीं गुम हो गए थे वापस लौट आएंगे और ताबीर करीब तर नज़र आने लगी। फिर शादी का दिन भी आ गया और मैं दुल्हन बनकर जफ़र के साथ अपने नए घर चली गई। हमारे गांव से कोई 50 मील पर मेरा ससुराल था। शहर से करीब था। जफ़र मोटरसाइकिल पर थाने जाता जो शहर में था। बातें खूब करना जानता था। सिपाही था लेकिन कपड़ों की आन शान से किसी अफसर से कम ना लगता। लंबा कद, कुछ ज़रे ज़मीन भी थी जो ठेके पर दी हुई थी। गुजारा अच्छा चलता था। जफ़र के अंदर कहीं एक गंवारपन छुपा हुआ था। तमाम तर खूबियों के बावजूद जब उसका गंवारपन अंदर से आता तो कहीं मुझे अब्बा जी की जवानी का अक्स नज़र आता। मैं उसे सोचकर सहम जाती। 5 साल के अरसे में मुझे अल्लाह ने 2 बेटियों से नवाजा। उम्र जवानी की हदूद से पहले ही निकल चुकी थी। 2 बेटियों के बाद मैं कुदरती तौर पर माँ बनने से महरूम हो गई। जफ़र को जब पता चला तो चिड़चिड़ा रहने लगा। इस तबीयत की वजह से उसका गंवारपन कहीं बढ़ने लगा। कभी कभार जो हाथ उठाता था अब वो अक्सर हरकत करने लगा। लेकिन जब मैं दबा सा एहतजाज करती तो ऐसा सीधा होता कि जैसे कभी दोबारा ये गलती ना करेगा। मैं जानती थी कि बेटे की ख्वाहिश उसको बेचैन करती है। उसका इजहार करता भी था, लेकिन अजीब फितरत का था कि जब मैं उसे कहती कि जफ़र तुम चाहो तो दूसरी शादी कर लो, क्या पता अल्लाह दूसरी से बेटा अता कर दे, तो फ़ौरन कहता कि तू दिल ना छोटा किया कर, क्या पता दूसरी से भी ना हो तो ज़रूर सोकन तुझ पर लाऊं। और जब मैं खामोश रहती तो बेटे की महरूमी का जिक्र करता। सच पूछे तो मैं उसे समझ नहीं पाती थी, लेकिन उसकी तबीयत में चिड़चिड़ापन बढ़ता ही जा रहा था। मैं जो उसके अंदर के गवार को पढ़ चुकी थी, इसलिए अब उससे और भी ज़्यादा खौफजदा रहने लगी थी। एक दिन हांडी में नमक तेज़ हो गया तो उस रोज़ उसने मेरी गर्दन दबोच ली और सर पर मुक्का दे मारा। मुझे अपना आप डूबता महसूस हुआ। मैं जो चारपाई पर गिरी तो मुंह से झाग निकलने लगी। मेरी ऐसी हालत देखकर जफ़र घबरा गया। जल्दी से उठा, पानी के छींटे मुंह पर फेंकी, मुझे उठाया, गालों को ज़ोर ज़ोर से थपथपाया, चीखने लगा कि होश कर। उसकी चीख ने डूबती हुई जिंदगी को गोया आवाज़ दी। मेरी आंखों की पुतलियां जो चढ़ चुकी थीं थम गईं। मेरे मुंह से फ़कत इतना निकल सका कि पानी। जफ़र ने जल्दी से पानी पिलाया। पानी अंदर गया और सांस बहाल हुई तो जैसे जफ़र की जान में जान आई। उस दिन तो मैं बच गई, लेकिन आने वाले दिनों में सर पर लगा मुक्का मेरी तबाही का सबब बन गया। शुरू में मुझे चलने में दुश्वारी महसूस होती और आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपना तवाज़ुन कायम करने में मुश्किल पेश आने लगी। उस वाक़ये के बाद अगरचा मैं बच गई, लेकिन जफ़र के अंदर छुपे गंवार की मौत वाक़या हो गई। वो बड़ी दिलजोई से हाथ जोड़ जोड़ कर माफ़ी मांगता। इलाज में कसर ना छोड़ी, लेकिन मेरी हालत बदतर होती चली गई। आखिरकार बात न्यूरो सर्जन तक चली गई। सिटी स्कैन करवाए तो वजह पता लगी कि हराम मगज़ पर लगी चोट से जहन और जिस्म का बाहमी राब्ता निज़ाम कमज़ोर हो चुका है और आने वाले दिनों में ये मुकम्मल नाकारा हो सकता है, जिससे मुकम्मल जिस्म बेहिस हो जाएगा। उस दिन जफ़र ने घर आकर पैर पकड़कर माफ़ी मांगी, तड़पा, रोया, चिल्लाया, लेकिन ये सब बेसूद था। मैं माजूर होकर चारपाई पर पड़ गई। बच्चियां छोटी थीं, कैसे संभालती। मेरी माँ अपनी बूढ़ी हड्डियों का बोझ उठाए मुझे संभालने आ गई। साल भर गुजरा तो एक दिन अब्बा जी मेरा पता लेने पहुँचे। हम तीनों ने एक फ़ैसला किया। रात जफ़र जब ड्यूटी से वापस आया तो अब्बा जी ने उसे कहा कि जफ़र, हमने ये फ़ैसला किया है कि तू दूसरी शादी कर ले, इसे हम अपने घर ले जाएंगे। मेरी घरवाली कब तक यहाँ बैठेगी, बच्चियाँ बहुत छोटी हैं। तू शादी करके दूसरी औरत ले आ जो तुझे और इन बच्चियों को संभाल ले, और इसको मेरे घर में जवान बहुएं हैं जो मिलजुल कर इसे संभाल लेंगी। जफ़र ने कुछ तामुल के बाद हामी भर ली। एक रुखसत होकर आई तो दूसरी रुखसत होकर चली गई। हारन बजाती एम्बुलेंस
میں مجھے اسی گھر میں منتقل کیا جہاں سے کبھی میں کار میں رخصت ہو کر ظفر کے گھر گئی تھی۔ زندگی بھاگتی تھی لیکن میرے لیے رینگنے لگی۔ 2 بھابیاں دن کو دیکھتی اور رات کو ماں۔ ظفر ہفتے میں 1 دن بچیوں کے ساتھ آتا اور کبھی کبھار میری سوکن کو لے آتا۔ ہر دفعہ معافی مانگتا اور میں خاموش ہو جاتی۔ پتہ نہیں کیوں وہ اس بات پر اصرار نہ کرتا کہ میں اپنے منہ سے کہوں کہ میں نے اسے معاف کر دیا۔ میری زبان سے کیا کبھی دل کے آخری خانے سے بھی اس کے لیے معافی کی صدا نہ آئی۔ جب بھی سوکن کو ساتھ لاتا تو میں اس کے پیٹ کو دیکھتی جو بڑھتا جا رہا تھا۔ اس لمحے مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ میرے جسم سے اترنے والا ماس میری سوکن کے پیٹ میں بچے کی صورت میں منتقل ہو رہا ہے۔ میں سوکھ کر پنجر بن گئی اور میری سوکن 9 ماہ کے پیٹ سے۔ آخر وہ دن بھی آ گیا کہ ظفر کا بیٹا پیدا ہوا۔ بے حد خوش تھا۔ مٹھائی کا ٹوکرا لایا، گاؤں بھر میں تقسیم کیا۔ اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ یہ بیٹا میرے گوشت سے جو میرے بدن کو چھوڑ چکا اس سے بنا ہے۔ چھلا پورا ہوا تو ظفر سوکن اور بچے کے ساتھ مجھے ملنے آیا۔ سوکن نے بچہ میرے اوپر لٹا کر کہا کہ یہ ہمارا نہیں تیرا ہے، اور میرا یقین کامل ہو گیا کہ اس کا بدن میرے گوشت سے بنا ہے۔ وقت میرے لیے رینگتا ہی رہا لیکن مجھ سے دور وہ وقت بھاگ رہا تھا۔ 2 سال گزرے، صرف میری آواز باقی رہ گئی تھی۔ ایک دن ظفر اکیلا ہی آیا، میرے کمرے میں بھی نہیں آیا۔ باہر برآمدے میں کرسی پر ابا جی اور ماں کے ساتھ بیٹھا رہا۔ میں چارپائی پر لیٹی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آواز میرے کانوں میں نہیں پڑ رہی تھی۔ اس دوران 2 دفعہ ایسا ہوا کہ اس کی آنکھیں مجھ سے چار ہوئیں۔ میں منتظر رہی کہ وہ اندر آئے گا لیکن وہ مجھ سے ملے بغیر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ماں اندر آئی اور رونے لگی۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی کہ ظفر کہہ رہا تھا کہ تو اب بچے گی نہیں۔ ساتھ ساتھ آنسو صاف کرتی جاتی اور بولتی جاتی کہ بول گیا ہے کہ جب یہ مر جائے گی تو میں اسے اپنے گاؤں میں ہی دفناؤں گا۔ اس رات میرے ماں باپ بہت روئے تھے۔ ماں مجھے کہتی بیٹی معاف کر دینا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری ماں مجھ سے کیوں معافی مانگ رہی ہے، جبکہ اس میں میری ماں کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ میری حالت ایسی تھی کہ میں ماں سے وجہ معلوم نہ کر پائی۔ پھر ماں روتے ہوئے کہتی تھی کہ اے اللہ میرے بعد اس کو اٹھانا، میں تجھے اپنے صبر کا واسطہ دیتی ہوں۔ قبر تیار ہے تو میں بھی مرنے کو تیار ہوں۔ اس رات ماں ایسے کرا رہی تھی کہ مجھے وہ دن یاد آ گیا جب بھائی نے جوتی ماری تھی تو ماں درد سے کرہائی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے ماں کے کرہانے کے بعد ابا جی کی گہری خاموشی یاد آئی اور میں اندر سے ہل گئی۔ صبح سویرے سرہانے پڑا موبائل چیخا تو آنکھ کھلی۔ ظفر کے نمبر سے فون تھا۔ میں سمجھ گئی کہ کل مجھ سے ملے بغیر چلا گیا تو شاید اس لیے فون کیا ہوگا۔ میں نے کال اٹھائی تو دوسری طرف سے میری بیٹی کی آواز تھی جو روتی ہوئی بتا رہی تھی کہ صبح ڈیوٹی سے آتے ہوئے ابو کا موٹر سائیکل پر ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ سوئم کے بعد بھائی نے بتایا کہ گورکن بتا رہا تھا کہ ظفر چند دن پہلے آیا تھا اور کہہ گیا تھا کہ چچا ایک قبر تیار رکھنا، کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس کے بعد سے اب تک اس گاؤں میں یہی مشہور ہے کہ پولیس والا بڑا اللہ والا تھا کہ اپنی موت کا اسے علم ہو گیا تھا۔ میں اب بھی زندہ ہوں۔ دونوں بیٹیاں میرے پاس آ گئی ہیں اور ایک دن میری سوکن آئی اور ظفر کا بیٹا میری گود میں ڈال گئی۔ یہ کہہ کر جہاں اب اس کا رشتہ ہو رہا ہے وہ لڑکے کو قبول نہیں کر رہے۔ میرا یقین اب کامل ایمان بن چکا تھا کہ یہ بچہ میرے گوشت سے ہی بنا ہے۔ میری ماں ہر وقت مجھے دیکھ کر روتی ہے اور اکثر میرا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے بیٹی مجھے معاف کر دینا۔ ایک دن میں نے آنکھوں کے اشارے سے ماں سے پوچھا تو وہ روتے ہوئے بتانے لگی بیٹی جب تو پیدا ہوئی تھی تو ابھی تجھے 1 ماہ بھی نہ گزرا تھا کہ تیرے باپ نے زمین کے کوئی ضروری کاغذ میرے پاس رکھے ہوئے تھے۔ ایک دن تیرا باپ گھر آیا اور شور مچانے لگا کہ جلدی سے مجھے وہ کاغذ اٹھا دو۔ میری طبیعت خراب تھی اور مجھے بھول گیا کہ میں نے وہ کاغذ کہاں رکھے ہیں۔ میں نے یہی کہا تھا کہ ذرا طبیعت ٹھیک ہو جائے ڈھونڈ دوں گی۔ بس اسے غصہ آ گیا۔ اس نے میری طبیعت کی بھی پرواہ نہیں کی اور مجھے بہت مارا۔ ماں سسکیاں لیتے ہوئے بتانے لگی کہ تیرا باپ بہت ظالم تھا،
उसने मुझे चारपाई के साथ बांधकर डंडे से मारा था, जिसके निशान अभी तक मेरे जिस्म पे हैं। मैंने कभी तेरे बाप को जवाब नहीं दिया, चुप करके रोती और सह लेती। बस उस दिन तो तुम्हारे बाप ने हद कर दी थी। बस रोते हुए मेरे मुंह से निकल गया, जैसा तुम मेरे साथ करते हो। अल्लाह करे कल तुम्हारी बेटी के साथ भी ऐसे हो, तब तुम्हें अपनी बेटी का दर्द देखकर एहसास होगा कि किसी की बेटी के साथ कैसे जुल्म करते हैं। बेटी, मुझे माफ़ कर देना। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे बाप के किए की सज़ा आज तुम्हें मिलेगी। मेरी आंखों से आंसू तेज़ी से बह रहे थे और मैं अपने बाप की तरफ देख रही थी, जो अब पागल हो चुका था। वो अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठा था, खुद को दीवारों के साथ टक्करें देता था। भाइयों ने उसे जंजीरों के साथ बांधा हुआ था। मैं बस इतना पैगाम देना चाहती हूँ, खुदा के लिए अपनी हम सफ़र पे जुल्म मत करें, उनसे प्यार करें। ये भी तो किसी की बेटियाँ होती हैं। कोई गलती हो भी जाए तो खुदा के लिए दरगुजर कर दें, अपनी हम सफ़र से मोहब्बत करें, इससे पहले कि कल को आपके किए गए जुल्म की सज़ा आपकी बेटी को मिले और वो दर्द आप बर्दाश्त ना कर पाओ। इससे पहले ही सुधर जाओ।